अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 3 को शुरू करेंगे जिसका नाम है मशरूत मंतक। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम बाब नंबर 3 को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हमारे बाब का नाम है मशरूत मंतक। सबसे पहले जो हमने कुछ चीज़ें समझनी है इस बाब को शुरू करने से पहले हम वो समझते हैं। एक लफ्ज़ होता है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज़ क्या है? शर्त। ये शर्त क्या होती है? सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि ये शर्त क्या होती है और हम अपनी ज़िंदगी में कब, कहाँ, किस तरीके से ये लफ्ज़ शर्त जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपने अक्सर औक़ात अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मुशाहिदा किया होगा कि जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करते हैं तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमारे किसी न किसी शर्त की वजह से पूरे होते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक आदमी अपने घर से रोज़ सुबह अपने दफ्तर में जाता है, वो उठता है, उठकर तैयार होता है और तैयार होके वो दफ्तर चला जाता है। लेकिन अगर किसी दिन मौसम ख़राब हो, बारिश हो, तो वो क्या करता है? वो छतरी का इस्तेमाल करता है। अब छतरी का इस्तेमाल कब होता है? जब बारिश होती है। तो बारिश क्या हुई? बारिश एक शर्त होगी कि अगर बारिश हो रही है तो आपको छतरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मिसाल भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म को स्कूल से अपने उस्ताज़ा से कुछ काम करने के लिए मिला, तो वो तालिब इल्म घर आ गया। वो घर आके अपना काम कर रहा है और वो सोचता है कि अगर मैंने शाम 5 बजे से पहले अपने स्कूल का काम कर लिया तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाऊंगा, और अगर मैं अपना काम मुकम्मल ना कर सका तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर भी शर्त है। यहाँ पे शर्त क्या है? यहाँ पे शर्त है कि अगर वो अपने स्कूल का काम 5 बजे से पहले मुकम्मल करेगा तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाएगा। लेकिन अगर वो अपने स्कूल का काम शाम 5 बजे से पहले मुकम्मल नहीं कर सकता तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाएगा बल्कि अपने काम को मुकम्मल करेगा। तो यहाँ पर भी शर्त आ गई। शर्त यह है कि काम 5 बजे तक मुकम्मल होना चाहिए। अगर ना हुआ तो क्या होगा? वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नहीं जाएगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार इस तरह के काम हैं जिसमें शराइत आती हैं। हम देखते हैं, शर्त को हम इंग्लिश के अंदर कंडीशन कहते हैं। तो हमारे कामों के अंदर कंडीशन होती है। हम देखते हैं कि अगर ये कंडीशन हुई तो हम ये करेंगे, अगर ये कंडीशन हुई तो हम ये करेंगे। चलें, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मिसाल है मैं वो आपको बताता हूँ, फिर आपको शर्त की सही से समझ आ जाएगी कि शर्त होती क्या है। मिसाल के तौर पे घर से वालिदैन ने अपने बच्चे को कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर के ऊपर भेजा कि बेटा जाओ कुछ सामान लेके आओ, और बच्चे को लिख के दे दिया कि ये वाला सामान लेके आना है। अब बच्चा जाता है स्टोर के ऊपर और जाकर देखता है कि कुछ सामान तो मिल गया है लेकिन कुछ सामान वहां पर नहीं मिला। वो क्या करता है कि वो अपने वालिदैन को कॉल करता है, फ़ोन करता है और फ़ोन करके पूछता है कि ये चीज़ें मुझे मिल गई हैं लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं मिली। तो वालिदैन क्या कहेंगे? वो कहेंगे बेटा ये चीज़ें मिल गई हैं तो जो चीज़ें नहीं मिली वो किसी दूसरे स्टोर से जाके ले आओ, और अगर वहां से भी ना मिली तो फिर किसी और स्टोर से जाके ले आना। तो यहां पर भी एक शर्त है, दूसरे स्टोर पर जाना पड़ेगा अगर जो चीजें हैं वो एक स्टोर से सारी की सारी ना मिली। तो यहां पर भी देखें शर्त आ गई। और इस तरह से बहुत सी मिसालें हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि जो कंडीशन है वो लगती है, जो शर्त है वो लगती है।
تو ہمارا جو یہ باب ہے، باب نمبر 3، اس کا نام ہے مشروط منطق، یعنی کہ ہم سیکھیں گے اس باب کے اندر کہ مشروط منطق کیا ہوتی ہے، شرط کیا ہوتی ہے، شرائط کیا ہوتی ہیں، ہم ان کو سی لینگویج کے اندر کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو لکھتے کس طریقے سے ہیں، ان کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم اس باب کے اندر سیکھیں گے۔ یہاں پر آج کی کلاس میں جو موضوع ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے کنٹرول سٹیٹمنٹ۔ کنٹرول سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہیں؟ عزیز طلباء، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے باب نمبر 2 کے اندر بہت سے سی لینگویج کے پروگرام لکھے تھے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سی لینگویج کے پروگرام کو لکھتے وقت ہمارے سی لینگویج کے پروگرام کے مختلف حصے ہوتے تھے۔ تو جب ہم سی لینگویج کے پروگرام کو چلاتے ہیں تو سی لینگویج کا پروگرام ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، لیکن جب ہمیں سی لینگویج کے پروگرام کے اندر کچھ حصوں کو چلانا پڑے اور کچھ کو نہ چلانا پڑے، مثال کے طور پہ ہم نے ایک پروگرام لکھا، اس پروگرام کے اندر 4 سے 5 حصے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ والا حصہ چلے گا، پھر یہ والا حصہ چلے گا، پھر یہ والا حصہ چلے گا، یعنی کہ ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جو پروگرام چلتا ہے اس کے چلنے کا جو تسلسل ہے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کنٹرول سٹیٹمنٹس۔ وہ جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے ان کی ترتیب بناتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کنٹرول سٹیٹمنٹ۔ یہ آگے جا کے میں مزید اس کی وضاحت کروں گا کہ کنٹرول سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ کنٹرول سٹیٹمنٹ کی جو اقسام ہے ہمارے پاس وہ 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ۔ اب سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بلکہ پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ سیکوینشل میں ایک لفظ آتا ہے سیکوینس۔ اب سمجھاتا ہوں کہ وہ سیکوینشل کے اندر جو سیکوینس ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کے بعد آنا، ایک کے بعد آنا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بینک کے اندر جاتے ہیں، آپ نے وہاں پہ کچھ رقم جمع کروانی ہے، یا آپ نے اپنی جمع کروائی ہوئی رقم بینک سے نکلوانی ہے، تو آپ جاتے ہیں بینک میں، تو آپ وہاں پر کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پر بینک میں جاتے ہیں، جا کر وہاں پر ایک ٹوکن مشین ہوتی ہے، وہاں سے ٹوکن لیتے ہیں اور پھر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی باری آتی ہے آپ جاتے ہیں اور جا کر آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ نے رقم کو جمع کروانا ہے تو جمع کروا دیتے ہیں، اگر آپ نے رقم کو نکلوانا ہے تو آپ نکلوا لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے تو آپ وہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بینک کے اندر ایک سیکوینس ہوتا ہے کہ پہلے ایک بندے کی باری ہے، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، پھر 5ویں کی، اور پھر 6ٹھے کی، ایک سیکوینس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ۔ اور سی لینگویج کے اندر جو ہم پروگرام لکھتے ہیں وہ پروگرام بھی سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ کی ایک مثال ہے۔ کس طریقے سے؟ جب ہم سی لینگویج کے اندر پروگرام لکھتے ہیں تو سی لینگویج میں جو پروگرام ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے۔ پہلے 1 نمبر لائن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، پھر 2 نمبر، پھر 3 نمبر، پھر 4 نمبر، پھر 5 نمبر، اس طریقے سے کر کے ہمارا سارے کا سارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ تو سی لینگویج کا جو ایک پروگرام ہے، جس طریقے سے ہم نے باب نمبر 1 اور باب نمبر 2 کے اندر پروگرام کیے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہم نے باب نمبر 1 اور 2 میں کیے یہ سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ کی ہی ایک مثال ہے۔ پھر آگے آ جاتے ہیں کنڈیشنل کنٹرول سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ ایسی کنٹرول سٹیٹمنٹس جن کے اندر کوئی کنڈیشن ہو اسے ہم کہتے ہیں کنڈیشنل کنٹرول سٹیٹمنٹس۔ اب اس کی بھی ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں اگر ہم اس کی ایک مثال لیں تو وہ مثال کیا ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر تقریباً 20 یا 30 طالب علم بیٹھے ہیں، ان سے ایک امتحان لیا گیا ہے، اساتذہ کرام نے ایک امتحان لیا اور سب بچوں نے اس امتحان کو دیا اور سب کے کچھ نہ کچھ نمبر بھی آئے۔ اب جو حاصل کردہ نمبر ہوتے ہیں وہ سب کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر امتحان 100 نمبر کا تھا تو کسی کے اس میں 90 نمبر آگے، کسی کے 80 آگے، کسی کے 70 آگے، کسی کے 60 آگے اور کسی کے 50 آگے۔
तमाम जो तालिब इल्म है सब के कुछ ना कुछ जो नंबर हैं वो आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब उन तालिब इल्मों को तमाम तालिब इल्मों के नंबर जो हैं वो उस्ताद किराम देखते हैं, तो फिर उन तमाम तालिब इल्मों में से 2 या 3 तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि इस तालिब इल्म की पहली पोजीशन है, इस तालिब इल्म की दूसरी पोजीशन है और इस तालिब इल्म की तीसरी पोजीशन है। अब ये पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन जो है ये किस तरीके से आती है, यहां पर लगती है हमारे पास कंडीशन। वो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि क्लास में से जिस तालिब इल्म के सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसकी पहली पोजीशन होगी। देखें, नंबर तो सब तालिब इल्मों के हैं, किसी के कम हैं, किसी के ज्यादा हैं, किसी के अच्छे हैं, किसी के ठीक हैं, किसी के बहुत अच्छे हैं। तो जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसकी पहली पोजीशन होगी, और जिसके नंबर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होंगे उसकी दूसरी पोजीशन होगी, और जिसके नंबर तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होंगे उसकी तीसरी पोजीशन होगी। यानी कि जो हम कहते हैं कि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन, यानी कि जो क्लास के अंदर हमारी पोजीशंस आती हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम तालिब इल्म ने इम्तिहान दिया, उस इम्तिहान के अंदर तमाम तालिब इल्म पास भी हो गए, लेकिन जो पहले नंबर पे जो तालिब इल्म आया उसके नंबर सबसे ज्यादा थे, तो जो सबसे ज्यादा नंबर होना है वो एक कंडीशन है। फिर दूसरे नंबर पे जो तालिब इल्म है उसके नंबर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा थे, तो वो भी एक कंडीशन है। इनको हम कहते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट्स के जिनके अंदर कंडीशन होती है। अब देखें, यहां पे तमाम तालिब इल्मों ने इम्तिहान दिया, लेकिन जो पहले नंबर पे तालिब इल्म आया है वो इस वजह से आया है कि उसके नंबर सबसे ज्यादा थे। तो कंडीशन क्या है कि वो तालिब इल्म जिसके नंबर सबसे ज्यादा हों, तो ये होगी हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसी तरीके से जो तीसरे नंबर पे जो तीसरी किस्म है हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, वो है रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसकी भी मिसाल हम जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कोई मिसाल इसकी भी ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। मिसाल के तौर पे कि आप एक खेल के ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, खेल के मैदान में आप लोग खड़े हैं, और आपको यह कहा जाए कि इस मैदान के आपने 10 चक्कर लगाने हैं, तो क्या किया जाएगा? पहला चक्कर 0 से शुरू किया जाएगा, यानी कि पहला चक्कर पूरा किया जाएगा, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10 चक्कर कंप्लीट यानी कि मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपने एक चीज गौर से देखनी है कि एक ही काम है जो बार बार हो रहा है, एक ही काम है जो बार बार हो रहा है। या हम इसकी मिसाल कुछ इस तरह से भी ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक बड़ा टब है और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पानी है, और आपसे ये कहा जाए कि ये आपके पास कुछ जग हैं, मिसाल के तौर पे ये हम यहां पर बनाते हैं, और आपको कहा जाए कि आपने ये जो जग हैं इनको क्या करना है? इनको पानी से भरना है। और पानी से भरना किस तरीके से है कि आपने यहां से एक गिलास के अंदर पानी लेना है और आपने पहले इस जग को भरना है, फिर आपने इस जग को भरना है, फिर आपने इस जग को भरना है और फिर आपने इस जग को भरना है। तो जिसको कहा जाएगा ये काम करने के लिए वो क्या करेगा? वो गिलास पकड़ेगा, यहां से पानी लेगा, पहले जग को भरेगा, फिर दूसरे जग को भरेगा, फिर तीसरे जग को भरेगा और फिर चौथे जग को भरेगा। अगर आगे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां या 10वां जग भी हुआ तो उसको भी भर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे भी आप गौर करें कि एक चीज है जो कि बहुत अहम है, एक ही काम है वो बार बार हो रहा है, एक ही काम है वो बार बार हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि काम रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कि ऐसी स्टेटमेंट्स कि जिसमें कोई काम जो है, ऐसी हदायत हम देते हैं कि काम, एक ही काम बार बार हो रहा है, उसे हम कहते हैं रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स।
عزیز طلباء، ہم اپنے اس باب میں جس سٹیٹمنٹ کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے وہ ہوگی ہماری سلیکشن سٹیٹمنٹ۔ سلیکشن سٹیٹمنٹ کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ہمارے پاس if سٹیٹمنٹ اور ایک ہے if else سٹیٹمنٹ۔ ہم اپنی اگلی کلاس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ سلیکشن سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس میں if سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، if سٹیٹمنٹ کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے، if سٹیٹمنٹ کس طریقے سے کام کرتی ہے، اور پھر ہم اپنی ایک کلاس میں if else سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ if else سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔